Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today I will continue with our one topic 1 week series on accountancy, and in this video I will cover bills of exchange and promissory notes. More videos will be uploaded daily in this week, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And if you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concerns. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So firstly, let's see an introduction to bills of exchange. So नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये डेफिनेशन कोड है. तो इंडिया में जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जो है गवर्न कौन करता है, ये एक्ट वो विच इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. और इसके सेक्शन 5 में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये डेफिनेशन मिलेगी, विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. इसे हाफ ऑफ करके पढ़िए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं ऊपर की लाइन्स को पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेटर लाइन्स हम बाद में पढ़ते हैं. ठीक है. एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. सो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा इट शुड बी इन राइटिंग. इसे वर्बली नहीं कर सकते आप इंस्ट्रूमेंट्स को कभी भी, तो इसलिए इसे राइटिंग में होना ज़रूरी है. एंड इट शुड बी कंटेनिंग एन ऑर्डर विच शुड बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे इस तरह के कोई वर्डिंग्स नहीं यूज़ होने चाहिए कि द ड्रॉई विल बी पेइंग ओनली इफ सर्टेन इवेंट्स अकर. तो अगर वो इवेंट्स हुए ही नहीं, इट वोंट अकर, तो पेमेंट भी नहीं होगी. तो ऐसी कोई कंडीशन जो है ना, इफ़ एनी करके जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए. तो ऑर्डर शुड बी प्योरली अनकंडीशनल एंड इट शुड बी साइन बाय द मेकर. तो मेकर कौन होता है यहाँ पे, ड्रॉवर ही होता है जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करता है, तो इसीलिए उसे मेकर या ड्रॉवर दोनों बोलते हैं. डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी एंड दिस ऑर्डर इज़ टू डायरेक्ट अ सर्टन पर्सन. और ये सर्टन पर्सन यहाँ पे कौन है, जो अदर पार्टी होता है, यानी कि आपका ड्रॉई जिसके ऊपर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉप किया जाता है, एंड ही इज़ लाइबल टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. ठीक है. और ये सर्टन सम हमेशा जो भी पेमेंट करनी होती है, जो भी अमाउंट होता है, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे मेंशन भी रहे अमाउंट जितना भी पेमेंट करना है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. यानी यहाँ पे किसको किसको पेमेंट की जा सकती है, या तो सीधे सीधे मेकर को पेमेंट कर दी जाती है, या फिर अगर मेकर ने किसी और पर्सन को देने के लिए, पेमेंट देने के लिए ऑर्डर दिया हो तो, या फिर ये कहा हो कि जो बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो उसे मिले. तो यानी मैच्योरिटी डेट पर वो इंस्ट्रूमेंट जिसके भी पास होगा वो बियरर कहलाएगा, और बियरर को भी पेमेंट की जा सकती है. तो ओवरऑल अगर आप इस डेफिनेशन के सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. यहाँ से आपको पार्टीज़ का भी क्लियर हो रहा है, यहाँ से आपको इसके फीचर्स भी दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने इसे कोट किया है यहाँ पर. नेक्स्ट कम्स द एसेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट वन इज इट शुड बी इन रिटन. येस, इट कैन नॉट बी वर्बली. ये बोलकर नहीं सिर्फ किया जा सकता कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉप हो जाए, इसे लिख कर करना ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स द सेलर हु मेक्स द बिल इज टर्म्ड एज ड्रॉवर, and the purchaser upon whom the bill is known as drawee, and it must be a person. So कभी भी किसी फर्म के नाम पर बिल को ड्रॉ नहीं किया जाता है, हमेशा वो पर्सन टू पर्सन ही होता है. ड्रॉवर और ड्रॉई दे शुड बी पर्सन. एंड जो परचेजर होता है, यानी जो गुड्स लेकर जा रहा है, उसको अगेंस्ट में पेमेंट करनी थी, बट अगर वो अभी पे नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू अपने लिए एक 3 या 4 मंथ्स की जो है पीरियड एक्सटेंशन ले सकता है वो पेमेंट के लिए. इसीलिए बिल्स बेसिकली ड्रॉ अप किए जाते हैं. ठीक है. और जो ड्रॉवर है, ही इज़ द सेलर हु इज़ सेलिंग द गुड्स, और गुड्स की जो पेमेंट होनी चाहिए अगेंस्ट दी सेल, वो क्या कर रहा है, उसकी जगह एक बिल ड्रॉप करके दे रहा है ड्रॉई को, और ये ड्रॉई लेटर ऑन वो उस बिल को पे करके अपने जो गुड्स उसने परचेज़ किए होते हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट बिल के थ्रू करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी कैरिंग सर्टेन अमाउंट एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो सर्टेन अमाउंट वाली बात तो अभी हमने पढ़ी, आपको क्लियर भी होगा, बट इट शुड बी ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. और इसे गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट जो है पेमेंट सेटल कर ली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. तो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं कि थ्रू कैश दे दिया या चेक के थ्रू दे दिया, वो बात अलग है. लेकिन यहाँ पे ये समझिएगा कि इट शुड नेवर बी इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इस तरह से नहीं हो सकता. पेमेंट होनी चाहिए सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, और पेमेंट मोड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनी ही इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ऑर्डर टू पे द मनी शुड बी अनकंडीशनल. अभी हमने पढ़ा कि अनकंडीशनल कैसे होता है.
कोई भी ऐसी कोई कंडीशन इम्पोज नहीं होनी चाहिए ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सच ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें, ऑर्डर ऑफ द टू पे द मनी शुड बी अनकंडीशनल। उसमें कोई इवेंट के अकर होने पर ही स्पेसिफिक इवेंट के जो है पेमेंट होगी, ऐसा कोई ऑर्डर जो है वहाँ पे नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए, इस तभी वो अनकंडीशनल होगा। अदरवाइज वो कंडीशनल अगर हो गया तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स स्पेसिमेन ऑफ बिल्स। आप देख लीजिए बिल्स होते कैसे हैं। ओके, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर क्या है, अमाउंट मेंशन है, फिर इस साइड आपके एड्रेस मेंशन है। राइट हैंड साइड में नीचे यहाँ लिखा हुआ है 3 months आफ्टर द डेट पे टू अस और ऑन आवर ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सो यहाँ पे अमाउंट मेंशन है, पे टू अस और ऑन और आवर ऑर्डर, ये भी लिखा हुआ है, या तो हमें दीजिएगा या हम जैसा ऑर्डर करें वैसे पे कीजिएगा। तो ये हमेशा ड्रॉवर बना रहा है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें लिख रहा है, ठीक है। फॉर ABC कंपनी अतुल बिहारी चतुर्वेदी, ये जो प्रोप्राइटर है उन्होंने अपना साइन किया हुआ है। तो ये कौन हो गए, ड्रॉवर हो गए। और ये ड्रॉ किस पे कर रहे हैं, XYZ एंड कंपनी, फोकल पॉइंट सूरत गुजरात, ये उनका है, ठीक है। ड्रॉवी का एड्रेस है, ठीक। स्टैम्प हमेशा यहाँ पे मेंशन होनी ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट कम्स द पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा मोस्टली 2 पार्टीज होती हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो होती है पेई, ठीक है। ड्रॉवर कौन होता है, ही इज़ द सेलर ऑफ गुड्स टर्म्ड एज ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो हमेशा जो सेलर होता है वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ अप करता है। नेक्स्ट कम्स ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है, वो पर्सन जो परचेज़र होता है, गुड्स वही परचेज करता है और उनके उस गुड्स के पेमेंट करने के लिए वो जो है उन बिल्स को, अगर वो तुरंत इंस्टेंटली जो है पे नहीं कर सकता तो ही एक्सेप्ट्स टू ड्रॉ अ बिल अपॉन हिम। और इसके बाद क्या होता है, वो बिल जब मैच्योर होता है वो पेमेंट तब होती है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफिक पॉइंट, यही मैच्योरिटी जब तक नहीं आती तब तक वो स्पेसिफिक टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अभी स्पेसिमेन में 3 months देखा है, 3-4 months का ही होता है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पे। सो पे एंड ड्रॉवर मस्ट बी द सेम पर्सन हु गेट्स द पेमेंट और मे बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो पेई है ही इज़ द पर्सन जिसे कि पेमेंट दी जाती है, उसे पेमेंट रिसीव होती है, उसको पेई बोलते हैं। सो पेई या ड्रॉवर ये सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि जो ड्रॉवर है जिसने बिल्स को जो है ड्रॉ अप किया, उसका किसी पर्सन को जो है पेमेंट ड्यू है, उसको देनी है, ठीक है। ड्रॉवर का क्रेडिटर हो अगर कोई, तो वो चाहेगा ना कि उस बिल की पेमेंट अगर उसे मिल जाए तो वो उसके क्रेडिटर्स के जो ड्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो उस वो चाहे अगर तो वो इसे इंडोर्स कर सकता है, इस तरह से इंडोर्समेंट भी की जाती है। तो इस केस में देखिए पे ही अलग हो गया ना, जो पर्सन जिसे रिसीव हो रही है जो है रिसीविंग्स, वो पे ही हो गया तब, और ड्रॉई और ड्रॉवर जो पे कर रहा है ड्रॉई, ठीक है। सो इन केस ऑफ सम पार्टीज विल बी रिड्यूस टू 2 इंस्टेड ऑफ 3। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व हो, सिर्फ ड्रॉवर ही ड्रॉ अप करे और एंड में पेमेंट भी उसी को रिसीव हो, तो वो पे ही भी बन जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि पे ही जो थर्ड पार्टी है वो भी इन्वॉल्व हो जाए इसमें। तो ये 3 पार्टीज होती हैं मोस्टली। इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना ज़रूरी है। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन में स्टैम्प देखा था, वो क्या था देख लीजिए। सो अमाउंट इन एक्सेस टू सर्टेन लिमिट शुड बी पेड एंड साइंड on a fixed revenue stamps according to above specimen. In these days threshold limit is 5,000. हमने ऊपर पढ़ा था जो स्पेसिमेन उसमें 10,000 की पेमेंट की बात की गई थी ना। तो जब तक अमाउंट जो है 5,000 रुपीज़ है तब तक स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी पेड इन कैश और अदरवाइज, ठीक है। बट अगर 5,000 से अबव है तो इट शुड बी पेड इन रेवेन्यू स्टैम्प्स, ठीक है, उसके फॉर्म में पे करना ज़रूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट कम्स so the next term here is amount. So amount of bill must be written in figure and as well as in words as shown in the above specimen. So अभी आपने specimen में ये देखा कि जो amount है वो figures में भी mention होता है और words में भी। एक जगह पर यहाँ पर सबसे टॉप पे amount लिखा हुआ है figures में, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है 3 months after the date pay us to और ऑन आवर ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000। सी यहाँ पे वर्ड्स में भी मेंशन है और फिगर्स में भी, तो अमाउंट हमेशा दोनों ही तरह से मेंशन रहता है। एंड नेक्स्ट कम्स डेट ऑन विच बिल विल बी ड्रॉन ऑन फेस ऑफ इट एज अबव। सो डेट क्या होती है, जिस दिन जो है बिल को बनाया गया होता है, ड्रॉ किया गया होता है,
वो इस यहाँ पे वो डेट मेंशन होगी आपके स्पेसिमेन में. नेक्स्ट कम्स वैल्यूज़ एंड टर्म्स. सो बोथ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इट एंड इट मस्ट बी रिटन एज शोन अबव. सो वैल्यू एंड टर्म्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी भी वहाँ मेंशन है. नेक्स्ट कम्स अकोमोडेशन ऑफ बिल. सो अकोमोडेशन ऑफ बिल इज़ अ टाइप ऑफ बिल. बिल का कई तरह के टाइप्स होते हैं, उसमें से अकोमोडेशन भी एक है. दैट्स वाई मुझे लगा कि इंक्लूड कर लेते हैं अगर इस तरह के भी कोई क्वेश्चन आते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक अकोमोडेशन बिल भी होता है. इस केस में क्या होता है कि इट मे बी एक्सेप्टेड टू ऑब्लाइज अ फ्रेंड or any known person at the time of his need or to provide him a loan or else to accommodate one or more parties is called accommodation bill. So अगर ड्रॉई और ड्रॉवर आपस में फ्रेंड्स हैं या दे नो ईच अदर वेल, सो वो क्या कर सकते हैं कि अपने एक पर्सन की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए या उस बेसिस पे उसे लोन रिसीव हो सके या अदर किसी वे में उसे अकोमोडेट करने के लिए अकोमोडेशन बिल्स जो है एक पर्सन एक दूसरे पर्सन के ऊपर जो है ड्रॉप कर सकता है और दूसरा वाला पर्सन जस्ट टू हेल्प हिम उसे वो एक्सेप्ट कर सकता है. तो इस तरह के बिल्स को अकोमोडेशन बिल बोलते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या होती है? ठीक है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है बिल्स के केस में. सो टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉई. सो अगर ड्रॉई उसे साइन ही नहीं करेगा तो इट विल रिमेन अ पीस ऑफ पेपर ओनली एंड नथिंग एल्स. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस में बी अ जनरल एक्सेप्टेंस दैट इज ड्रॉई अग्रीज विद द फुल कंटेंट ऑफ बिल विदाउट एनी चेंज एंड इट मस्ट बी अनकंडीशनल विच इज़ कॉल्ड एज द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए. जो ड्रॉई है इट अग्रीज विद द फुल कंटेंट ऑफ द बिल. और ऐसा नहीं कि बिल के किसी एक पार्ट के लिए ही ड्रॉई अग्री करे, वो जो बिल का पूरा कंटेंट है ना उन हर एक चीज़ पर उसे जो है अग्री करना उसका ज़रूरी है. एंड दिस काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी अ जनरल एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट कम्स डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कई बार ऐसा होता है कि बिल्स जो है डिसऑनर हो जाते हैं, तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है, ये देख लीजिए. सो इन केस वेयर द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फेल टू पे द बिल ऑन ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी और रिफ्यूज टू पे, इट इज़ कॉल्ड द डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो इन केस अगर जो ड्रॉई है ही इज़ नॉट एबल टू पे द बिल या फिर वो मना कर दे, इस केस में भी जो बिल है वो पे नहीं हो पाएगा और इसे डिसऑनर बोलते हैं. As a proof of dishonor of bill, the payee may get a certificate from the notary officer appointed by the government for this purpose, and notary officer charges some fee in this regard as called as noting charges. तो अगर आपसे अलग से ये पूछ ले कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जब भी डिसऑनर हो जाता है इस तरह का बिल, तो जो पेई होता है, पेई कौन पर्सन जिसको पेमेंट रिसीव होनी थी, तो या तो वो ड्रॉवर होगा या ड्रॉवर के ऑर्डर पे किसी और को अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स हो गया है या अदरवाइज, तो वो पर्सन ही मे गेट अ सर्टिफिकेट. और इस तरह का सर्टिफिकेट तो उसे कौन प्रोवाइड करता है? नोटरी ऑफिसर. ये गवर्नमेंट जो है इन्हें अपॉइंट करती थी. ठीक है, तो दे विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस. और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सर्टिफिकेट वगैरह की, उसकी एक फ़ी होती है, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं इन्हें. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इस तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं फिर फर्दर. नेक्स्ट कम्स रिन्यूअल ऑफ बिल. सो बिल को रिन्यू भी किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है. देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल मे नॉट बी इन पोजीशन टू पे द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड ही मे रिक्वेस्ट द ड्रॉअर टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल ऑन हिम. तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर जो ड्रॉई है उस पेमेंट करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी मैच्योरिटी डेट पर, तो ही में रिक्वेस्ट कि जो ड्रॉवर है वो पुराने वाले बिल को कैंसिल करके एक नया बिल उसके ऊपर ड्रॉ कर दे. और इसी तरह से बिल जो है रीन्यू हो गया ना, तो यहाँ पे इसीलिए इसे रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं. ठीक है, ड्रॉवर ऑफ बिल में चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स एंड दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मे बी पेड इन कैश और मे बी इंक्लूडेड इन द बिल अमाउंट. सो अगर ड्रॉई जो है रिक्वेस्ट करे और ड्रॉवर एक्सेप्ट भी कर ले उसकी रिक्वेस्ट कि एक नए बिल को फॉर्म कर दे वो उसके लिए, तो हो सकता है ड्रॉवर उसके ड्रॉई के ऊपर कुछ इंटरेस्ट इम्पोज करे इस बात के लिए कि उसकी रिक्वेस्ट पे वो नए बिल को जो है ड्रॉ कर रहा है. तो इस तरह के बिल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, या तो बिल्स में ही बिल अमाउंट के साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं, या तो इस तरह का इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया जाता है और ड्रॉवर उसे ले लेता है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लासिफिकेशन देख लीजिए. आपके यूज़ के लिए इनलैंड और फॉरेन बिल्स मुझे लगा बहुत है, सफिशिएंट है. बट और भी तरह के बिल्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बिल्स होते हैं, डिमांड बिल्स होते हैं. ठीक है, इनलैंड है यहाँ पे मेंशन. क्लीन बिल्स भी होते हैं. क्या होता है, इनके साथ कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, तो इसीलिए इन्हें क्लीन बिल्स बोला जाता है. और एक होता है यूजेंस बिल. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइम बाउंड बिल. और इसका ये मतलब होता है यूजेंस बिल का कि
जितना टाइम फ्रेम उसमें दिया हुआ है उसमें उसी गिवन पीरियड में उसे जो है पेमेंट करनी ज़रूरी है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड होती है। एंड डिमांड बिल इज़ व्हाट द बिल इज़ पेड व्हेन इट इज़ डिमांडेड, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं होती। जैसे यूजेंस बिल है उसमें एक सर्टेन टाइम की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। डिमांड बिल में कोई फिक्स डेट या जो है पीरियड मेंशन नहीं होता। वहाँ पे डिमांड ये रहती है कि जब भी डिमांड किया जाएगा, ड्रॉवर की डिमांड रहेगी तो ड्रॉई को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के भी बिल्स होते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन एक टाइप है, हमने पढ़ा ही अभी, ठीक है। इस तरह के सारे टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट मुझे इनलैंड और फॉरेन लगे, जो बेसिक है, हमेशा क्लासिफिकेशन इस तरह की पूछी जा सकती है। सो इनलैंड बिल क्या होता है? इट इज़ अ बिल ड्रॉन इन इंडिया, बोथ द ड्रॉअर एंड ड्रॉई आर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो पेबल इन आवर कंट्री, इन इंडिया में ही होगा, तो ये इनलैंड बिल्स कहलाएंगे। सो ऐसे सारे बिल्स जिसके ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों ही इंडिया से बिलोंग करें, यानी एक ही कंट्री से बिलोंग करते हो, और वो ड्रॉ भी इंडिया में हुआ और पेबल भी इंडिया में ही होगा, तो उसे आप इनलैंड बिल कहेंगे। फॉरेन बिल्स के केस में क्या होता है? इट इज़ ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, पेबल इन इंडिया और वाइस वर्सा। ऐसा हो सकता है कि जो फॉरेन बिल है वो इंडिया के बाहर ड्रॉ अप हुआ हो, पर किसी ऐसे पर्सन पर ड्रॉ अप हुआ हो जो वो इंडिया में रहता हो, उसका इंडिया का रेजिडेंट हो, ठीक है, या तो उसकी पेमेंट इंडिया में हो या बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ फॉरेन बिल स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्रॉई सीज इट्स एंड एक्सेप्टेड। सो अगर फॉरेन में ड्रॉ अप हुआ है, जब तक वो इंडिया में पहुंचेगा, रिसीव होगा, तो ड्यू डेट वहाँ से स्टार्ट होती है जब तक वो ड्रॉई के पास पहुंच नहीं जाता वो फॉरेन बिल जो है। ड्रॉई जिस भी कंट्री में रहता हो, इंडिया का केस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम ऑफकोर्स यहाँ रहते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में देख सकते हैं इस तरह के फॉरेन बिल्स जो है बहुत इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट्स। डेफिनेशन देख लीजिए। सो प्रोमिसरी नोट्स की सेक्शन 4 में मेंशन है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में। सेक्शन 4 सेज दैट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being a banknote or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the order of person and to the bearer of the instrument। इस केस में भी यही है कि या तो उस पर्सन को या उस पर्सन के ऑर्डर पे किसी और पर्सन को या फिर जो बियरर है उसे पेमेंट मिलेगी। और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है? इट ऑल्सो इन राइटिंग, ठीक है, ये भी हमेशा राइटिंग में ही होता है, और ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए। इट इज़ साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। ये भी पेमेंट के ही से ही रिलेटेड होता है। सो लेट्स सी कि प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है। सो प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस ये होता है दैट प्रोमिसरी नोट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। सो ऑर्डर और प्रॉमिस यही डिफरेंस है होता है यहाँ पे। तो प्रोमिसरी नोट से तो आप याद कर सकते हैं एज द नेम सजेस्ट प्रॉमिस और प्रोमिसरी, ये इससे आप रिलेट कर लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा ऑर्डर इंक्लूड करते हैं और प्रोमिसरी नोट्स में हमेशा प्रॉमिस इंक्लूडेड होता है। तो दोनों ही केस में अनकंडीशनल होना ज़रूरी है, ऑर्डर का अनकंडीशनल और प्रॉमिस का भी अनकंडीशनल होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना ये जो है कंप्लीट नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं करेंगे एसेंशियल्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डेटर मेक्स द प्रॉमिस टू पे टू द क्रेडिटर। सो यहाँ पे प्रॉमिस कौन करता है? जो डेटर है, ही प्रॉमिसेस टू पे टू द क्रेडिटर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ही मेक्स एन ऑर्डर टू द डेटर टू मेक द पेमेंट। सो यहाँ पे जो है क्रेडिटर जो होता है, ही मेक्स एन ऑर्डर अपॉन द डेटर टू मेक द पेमेंट। और प्रॉमिसरी नोट्स के केस में क्या होता है? डेटर के पार्ट पे होता है कि वो प्रॉमिस कर रहा होता है क्रेडिटर को, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर कौन देगा? क्रेडिटर देगा डेटर को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कम्स फॉरेन प्रॉमिसरी नोट्स मेक इन अ सेट ऑफ वन ओनली, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है? इट इज़ ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3। सो बिल्स का सेट में ड्रॉ अप होने का क्या मतलब है यहाँ पे? ऐसा तभी होता है जब, मोस्टली फॉरेन बिल्स में ही होता है, इनलैंड बिल्स में जो है सेट्स में ड्रॉ नहीं किया जाता है बिल्स को कभी भी। सो अगर किसी एक बिल को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है अलग अलग अमाउंट के साथ उन्हें जो है पार्ट्स में डिवाइड करके उसे ड्रॉप किया जाए, तो उसे जो है सेट्स में ड्रॉप करना कहते हैं। तो जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, अगर फॉरेन प्रॉमिसरी नोट्स हैं, तो इसे हमेशा किसी एक इसमें सेट्स में नहीं कर सकते, इसे एक ही बार में जो है सेट ऑफ वन ओनली की तरह इसे ड्रॉप करना पड़ता है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है? 3 एट अ टाइम अलाउ होता है, तो इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3 पार्ट में डिवाइड करके उसे अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी बिल को सेट में डिवाइड करके जो है ड्रॉ किया जा रहा है, तो ऐसा क्या होता है कि जो ड्रॉई है वो एक्सेप्टेंस अपनी किसी भी एक पार्ट पर रिटन उस फॉर्म में दे सकता है। सब पार्ट्स पर जो है एक्सेप्टेंस साइन करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक पार्ट पर भी अगर वो कर दे तो भी वो सफिशिएंट है, फुलफिलिंग है, ठीक है।
नेक्स्ट कम्स प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड रिक्वायर्स दी स्टैम्प ड्यूटी. सो अगर प्रोमिसरी नोट्स को दे आर पेबल ऑन डिमांड, वो जो है स्टैम्प ड्यूटी भी उसमें इन्वॉल्व होती है. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस आपको बताया मैंने कि 5,000 रुपीज़ से अबव जो है अमाउंट इन्वॉल्व हो. नेक्स्ट कम प्रोमिसरी नोट्स हैव ओनली 2 पार्टीज, ड्रॉवर एंड पेई. सो ड्रॉवर एक होता है और एक होता है पेई. ड्रॉवर इस केस में कौन होता है? डेटर खुद. ही प्रोमिसेस टू पे, इसलिए वो ड्रॉवर बन जाता है. और जो पेई होता है वो पर्सन जो जिसको पेमेंट रिसीव होती है. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल्कुल अलग, क्योंकि ड्रॉवर ही होता है वो पर्सन जो ड्रॉ अप कर रहा होता है और वो क्रेडिटर होता है. और ड्रॉई कौन होता है? वो जो कि डेटर है. एंड जो पेई है वो अलग पर्सन भी हो सकता है, या फिर ड्रॉवर और पेई सेम पार्टीज़ भी हो सकते हैं. तो इसमें 3 पार्टीज़ भी हो सकती हैं, बट प्रॉमिसरी नोट्स में हमेशा 2 ही पार्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट कम्स सिंस डेटर हिमसेल्फ मेक्स द प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, हियर हेंस नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? टू बी अ लीगल डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई. सो प्रॉमिसरी नोट में बिकॉज डेटा खुद ही तो वो जो है प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ अप कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस कैसी? वो तो एक्सेप्टेड ही हुआ ना, उसका ऐसा जो है अपने प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ अप करना ही एक्सेप्टेंस है उसकी. ठीक है, तो यहाँ एक्सेप्टेंस को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ड्रॉई अगर जब तक उसे एक्सेप्ट ना करे तब तक वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनता. इट रिमेन्स अ पीस ऑफ पेपर ओनली. ठीक है, ये ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस हो. सो इन दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स की? दीज आर रियली एडवांटेजियस एज facilitation of credit transactions is helpful in increasing the size of business. So credit transaction की हेल्प से बिजनेस का साइज इंक्रीज किया जा सकता है. ये क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? ऐसा इसलिए कि हमेशा कैश रेडी हो आपके सारे ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैरी आउट किया जा सके तो बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी किसी भी वजह से रुकेगी नहीं. अगर तुरंत जो है इंस्टेंटली रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन के थ्रू भी एक्वायर किया जा सकता है. कैश का होना ना होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, इसलिए फैसिलिटेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ हैं दैट विल कंटिन्यू फ्री फ्लो. तो उससे क्या होगा कि बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ ठीक तरह से कैरी आउट हो सकेंगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स बोथ आर द प्रूफ ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्रेडिट. सो इसका एक एडवांटेज और क्या है कि ये दोनों ही प्रूफ होते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में, जो कि क्रेडिट पे की जाती है. Next, being a legal document both can be produced in a court in case of its dishonor. So अगर bills of exchange या promissory note dishonor हो जाए तो इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, तो इसलिए इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके दिखाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट के सामने. और एक दूसरे को पार्टी स्यू भी कर सकती हैं इस तरह के केस में. अगर कोई पार्टी उसे डिसऑनर कर दे तो लीगली भी जो है एक्शंस लिए जा सकते हैं डिसऑनर के केस में. तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होने का फ़ायदा है इनका. ठीक है, नेक्स्ट कम्स सिंस डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड इट इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड दे मे मैनेज देयर पेमेंट शेड्यूल्स अकॉर्डिंगली. सो इस पर बिकॉज जो है पेमेंट फिक्स्ड होती है, पेमेंट डेट, तो इनको पता होता है डेटर्स को भी और क्रेडिटर्स को भी कि हमें कब पेमेंट करनी है और कब जो है क्रेडिटर को पेमेंट रिसीव करनी है. तो वो अपने पेमेंट स्केड्यूल को उसी अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से. तो डेट क्या यहाँ पे फिक्स होना भी एडवांटेजेस है. नेक्स्ट कम्स इन केस ऑफ any urgency of payment creditors can get the bill discounted from the bank. So अगर कोई अर्जेंसी है उन्हें पेमेंट की और क्रेडिटर को, और अगर अभी मान लीजिए कि 3 मंथ्स में से 2 ही मंथ कंप्लीट हुए हैं, 1 मंथ अभी भी मैच्योरिटी डेट आने में है, तो अगर उन्हें कोई अर्जेंसी है पेमेंट की तो वो क्या कर सकते हैं? बिल को बैंक के थ्रू डिस्काउंट करा सकते हैं. उस बिल के अगेंस्ट में बैंक थोड़े से जो है डिस्काउंटिंग के नाम पे कुछ जो है फ़ी चार्ज करते हैं और उस अमाउंट को डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ पेड टू द क्रेडिटर. तो ये हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना. नेक्स्ट कम्स बीइंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट इज़ एसेंशली ईजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो ये नेगोशिएबल का यही मतलब ही होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर इन्हें ट्रांसफ़र करना है तो ये भी बहुत ईजिली किया जा सकता है. सो आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.
I hope the topic is clear to you, and as in this week we will be covering accountancy as our topic for the one topic 1 week series. There are many more videos to come, so please subscribe now and convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड या किसी भी और एंट्रेंसेस से रिलेटेड किसी टॉपिक में कैसा भी कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट मैंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल इंक्लूड देम एज वेल. Stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning.